नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। हमने पिछले वीडियो में संख्या पद्धति के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और यह जो प्रश्न जो होगा विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न ही होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 30 प्रश्नों को हल करेंगे जो संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर निकलकर सामने आए हुए हैं। ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं। तो इन सब प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। आप लोग भी कलम और कॉपी लेकर साथ में बैठा कीजिए ताकि आपकी तार्किक क्षमता जो है वह विकसित हो सके। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदू अरबी संख्यांक पद्धति में 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। यानी कि संख्या पद्धति में तो अनंत संख्याएं होती है, लेकिन उसमें से पूछा गया है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो इस संख्या को निकालने से पहले आप लोगों को बताएं कि 1 से लेके 9 तक इसको बोलते 1 अंकों वाली संख्या, और इसमें कितनी संख्या है तो टोटल 9 है। उसी प्रकार 2 अंकों की जो संख्या शुरुआत होती है 10 से लेकर 99 तक ये 2 अंकों की संख्या होती है। इसके अंतर्गत 90 संख्या आते हैं। तो उसी प्रकार से पूछा गया है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनती है, 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, उस चीज को हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लिख देंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999 होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उसके नीचे में घटा देंगे। ठीक है, 3 अंकों की संख्या उसमें से घटा देंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9 के 9 बचा। इस प्रकार मेरा उत्तर 9000 प्राप्त हो गया। यानी कि 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी संख्या पद्धति में, 9000 प्राप्त होगी। ये मेरा आंसर हो गया। पहला प्रश्न का उत्तर ये हो गया। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे ये सब प्रश्न हैं। और देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है कि 63,606 में, ठीक है, एक संख्या लिखा हुआ है 63,606। 63,606 में 6 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। 6 का स्थानीय मान, 6 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। तो 3 6 है, तो तीनों 6 का हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे। योगफल पूछा जा रहा था तो जोड़ पूछा जा रहा है, तो पहले इसका निकाल लीजिए। इस 6 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6 पर यहाँ पे 4 0। ठीक है, उसके बाद इस 6 के बाद कितना अंक, 1 2, तो 600 है। तो यहाँ पे नीचे हम 600 लिख देंगे। उसके बाद ये 6 इकाई है, तो इसलिए 6 का 6 ये प्लस हो जाएगा। इसको हमें ऐड करना है क्योंकि योगफल पूछा जा रहा है। 6 का 6 होगा 0, 6 का 6 0 6। इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त हो गया 60,606। यानी कि 63,606 में 6 का स्थानीय मान का योगफल पूछा जा रहा था। आसानी से हम लोगों ने योगफल निकाल लिया। इस प्रकार से मेरा दूसरा का प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है। तीसरा प्रश्न में एक संख्या लिखा हुआ है। अंक में पहले हम लिख देते हैं 4079228। ठीक है, अब इसको कहा जा रहा है कि किस रूप से पढ़ा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। हम लोग को पता है कि 2 रूप में हम लोग पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं भारतीय पद्धति में किस रूप से। पहले हम कॉमा लगा लेंगे ताकि पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। तो कॉमा लगाने के लिए विधियां बताए थे हम। शुरुआती का 3 संख्याओं का या 3 अंकों का हम समूह बनाते हैं, उसके बाद 2 का समूह बनाते हैं। 1 2 3 का समूह, उसके बाद 2 का समूह। इस प्रकार ये कितना लिखा हुआ है, 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 4 लाख। ठीक है, आप लोग भी लिख सकते हैं 4,07,000। ठीक है, 4,07,928। ये कितना लिखा हुआ है, 4,07,928। ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा ABCD करके, और इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे बड़ी बड़ी संख्याओं भी देकर आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरह से बना सकते हैं आसानी से। यहां पर मेरा उद्देश्य यही है कि ये प्रश्न इसी प्रकार से आए हुए हैं, इसी पर आधारित आपको प्रश्न बनाना है, हल भी करना है, आपकी तार्किक क्षमता विकसित हो सके। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक संख्या लिखा हुआ है, वह 10,99,999। 10,99,999। ठीक है, एक संख्या हो गया इतना बड़ा, 10,99,999 की परवर्ती संख्या ज्ञात करें। परवर्ती और पूर्ववर्ती पिछले वीडियो में बताए थे आप लोगों को।
परवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या +1 और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे की संख्या -1। तो यहाँ पे परवर्ती पूछा जा रहा है, तो परवर्ती पूछा जा रहा है तो हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा। एक जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। एक जोड़ने के पश्चात कितना प्राप्त हो गया, 9 1 10 के 84 लेख, 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 9 1 10 के 84 लेख और 1 की 1, फिर यहाँ पर 1 के 1। इस प्रकार हमें 11 लाख प्राप्त हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख प्राप्त हो गया। यानी कि 10,99,999 का परवर्ती आगे वाली संख्या क्या होगी, तो 11 लाख हमें प्राप्त हो गया। 11 लाख आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है 5,671, यानी कि 5,671 ये संख्या लिखा हुआ है। 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर ज्ञात करें। ये संख्या लिखा हुआ है, इस संख्या को पलट देने पर, पलटते हैं यानी कि एक यहां पर है तो इसको इधर ला देंगे 1, उसके बाद 7 6 5 अंक को पलट देने के बाद अंतर पूछा जा रहा है, अंतर यानी माइनस पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग घटा देंगे तो आंसर में निकल जाएगा। एक है 11, 11 में से 5 घटेगा 6, 6 में से 6 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 6 है यानी 16 हो जाएगा, 16 में से 7 घटेगा तो 9, 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3। इस प्रकार हमारा 3,906 आंसर प्राप्त हो गया, 3906 ये उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। आसानी से बना सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 6 क्या है, 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयां कितने के बराबर हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। 19,000 हम लोग लिख लिए, उसके बाद 19 सैकड़े का मतलब 1900 इस प्रकार लिख लिए, उसके बाद 19 इकाइयां है तो ये आपका 19 इकाइयां हो गया। जोड़ पूछा जा रहा है तो जोड़ देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये 9 का 9 होगा, 1 की 1 होगा, 9 का 9 होगा, 9 1 10 के 84 लेख, 1 1 2। इस प्रकार 20,919 हमें प्राप्त हो गया और ये मेरा उत्तर हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा 20,919। ये प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या हम 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 जो है वह किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, आप लोग बनाते हैं। पहले हम प्रश्न पढ़ देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। 3.1/3 में कितने 1/6 हैं। 3.1/3 में कितने 1/6 हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है 3.1/3 में कितने 1/6, इसमें कितना 1/6 है। तो इसके निकालने के लिए पहले हम ये पूर्णांक, इस पूर्णांक को थोड़ा हम लोग बदल देते हैं भिन्न के रूप में। 3 का 9, 9 1 10, 10/3 हो गया। इस 10/3 में 1/6 कितने हैं, तो इसको भाग दे दिया जाता है। 1/6 कितने, इस प्रकार से भी दे सकते हैं, ठीक है। दो तरीका हम इसका बता देते हैं। 10/3 में टोटल 1/6 से हम भाग लगाएंगे तो इस प्रकार हमारा प्राप्त होगा 10/3 गुने 6/1, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20। इस प्रकार से 20 उत्तर हमें प्राप्त हो गया है। यानी कि अर्थ है यहाँ पे 3.1/3 में कितने 1/6 हैं, तो 20 1/6। इस प्रकार से कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2.2/3 या फिर 4/5 में कितने 2/1 है। इस प्रकार से कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आसानी से दोनों में भाग लगा दीजिएगा, निकल जाएगा। इसका एक और तरीका हम बताते हैं। जैसे कि 3.1/3 है, यानी कि 10/3 है। इस 10/3 में 1/x बराबर 1/6 है, यानी कि कितने हैं, तो x है तो 1/6 उसका हिस्सा में होता है। तो इस प्रकार हम लोग हल कर लेंगे। 3 दूनी 6 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10/x 1/2। तो इस प्रकार होगा क्या, x बराबर आपका 20 उत्तर प्राप्त हो गया। प्रश्न संख्या 7 का 3.1/3 में कितने 1/6 होते हैं, 7वां का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 क्या है। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि 140 गुना 101 में 140 गुना 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो जाए। प्रश्न यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे 140 गुना, ठीक है, 140 गुना 101 में क्या जोड़ा जाए। तो क्या जोड़ा जाए का मतलब x जोड़ा जाए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, प्लस x क्या जोड़ा जाए, तो प्लस x जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो जाएगा। 14,000, ठीक है,
14,414 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इतना प्राप्त करना है। तो इसको हल करने के लिए करेंगे क्या, पहले इस दोनों को हम गुना कर लेंगे, जितना आएगा उतना फिर इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। तो 140 गुना 101 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 140 गुने 100 प्लस 1। ठीक है, पहले इसको गुना कर लिया जाए, उसके बाद यहाँ पे मान रख दिया जाएगा। 140 पे 140 का गुना 100 से, यानी एक 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, अब प्लस 140 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 140 हो जाएगा। जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा 14,140। इस दोनों को ऐड कर देंगे, 14,140 प्राप्त हो गया है, यानी कि गुना करने पर 14,140 प्राप्त हुआ है। 14,140 प्लस x बराबर 14,414। यही तो प्रश्न था कि इतना में, यानी कि गुना का जो रूप जो है हम उसको जोड़ के रूप में ला दिए। तो 14,140 में x जोड़ने पर हमें 14,414 प्राप्त हो जाएगा। अब करेंगे क्या, इस x को इस संख्या को दाहिने ओर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा 14,414 माइनस 14,140। इस प्रकार हम इसको घटाएंगे, इधर वाले से इसमें घटा देते हैं तो 4 का 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 11 में से 4 घटेगा तो 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, अर्थात मेरा उत्तर कितना प्राप्त हो गया, 274। वैसे भी हम लोग अगर इसको जोड़ लिया 14,140 में 274 को ऐड कर देंगे तो हमारा 14,414 प्राप्त हो गया। इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा 274। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए क्या है, आसानी से आप लोग भी हल कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, एक संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि लिखा हुआ है 12, 10, 12। इस प्रकार मान लीजिए एक संख्या है, क्या ही दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,21,012 लिखा हुआ है, को 12 से भाग कर दे पर शेषफल क्या प्राप्त है, यानी कि भाग का एक प्रश्न है। इसको कितना से भाग लगाना है, इसको 12 से भाग लगाना है। ठीक है, 12 से भाग लगाना है। इस प्रकार मान लीजिए 12 से हमें भाग लगाना है। ठीक है, संख्या दिया है 12, 10, 12। भाग देने के पश्चात कहा जा रहा है, यहाँ पर इसका शेषफल ज्ञात करें। आसानी से बना सकते हैं, एक बार में 12 से खत्म कट जाएगा, ऊपर से आएगा 1, यानी नहीं कट रहा है, 1 जीरो और डाल देंगे। जब दो अंक लिया जाता है 1 जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद अभी भी कम है तो 1 अंक और उतार लेंगे, यानी 1 उतर जाएगा तो 2, फिर 1 अंक जो ये उतारे हैं तो इसके लिए भी 1 जीरो यहाँ पे चाहिए। अब बन गया यहाँ पे 101। 101 12 के टेबल से हम लोग देखेंगे तो 12 वाट है 96 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे, घटाने के पश्चात कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। 11 में से 6 घटेगा तो 5, ऊपर से आएगा 2, यानी कि हो जाएगा 52। अब क्या करेंगे, 12 चौक 48, 4 बार में 48। ठीक है, तो इस प्रकार घटाने पर कितना प्राप्त, 12 में से 8 घटेगा तो 4, ये कट जाएगा। शेषफल मेरा 4 हो गया। तो क्या पूछा जा रहा है, शेषफल पूछा जा रहा है। शेषफल कितना होगा, तो शेषफल 4 प्राप्त होगा। ये 4 आपका उत्तर हो जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि इतना को भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो गया, और एक और संख्या देगा कहता है उसका भी भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, और फिर उन दोनों शेषफलों का योग कितना होगा। तरह तरह के घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। आसानी से इन सब प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान से, अगर ध्यान दिया जाए तो इन सारे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर लेंगे और अच्छा स्कोर परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इन सब प्रश्न, देखिए सारा प्रश्न सिंपल है, लेकिन ये सारे प्रश्न जो है परीक्षा में आए हुए हैं और आते भी रहेंगे, इसलिए अभ्यास करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। प्रश्न संख्या हम 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 लिखा हुआ है कि 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। एक संख्या है 12,345, 12,345 संख्या है, इसमें 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान 3। इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद कितना अंक है, 2, तो 300 इसका स्थानीय मान होगा। उसके बाद 3 का अंकित मान, तो जिस संख्या का अंकित मान पूछता है वही उसका अंकित मान हो जाता है, वही अंक उसका अंकित मान हो जाएगा। तो 3, तो यहाँ पे करना है क्या, अंतर करना है, माइनस कर देंगे। तो घटा दीजिए, 10 में से 7 जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 9 का 9 होगा 2, 297 इसका उत्तर प्राप्त होगा। आसानी से बन गया।
ठीक है, स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर पूछा था। प्रश्न संख्या 11 की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि प्रश्न संख्या 11 क्या है, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करें। 70,560 है, ठीक है, संख्या है, इसमें 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कर। इस 5 का और 6 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, उसके बाद गुना कर देंगे। 5 का क्या होगा स्थानीय मान, 5 के बाद 1 2 2 जीरो है, 2 अंक है तो 2 जीरो, गुना पूछ रहा है, गुना 6 का स्थानीय मान 6 के बाद 1 अंक है तो 0। इस प्रकार 500 गुना 60 कर दीजिएगा, उत्तर प्राप्त हो गया। 6 का 5 से मल्टीप्लाई, 6 5 30, उसके बाद 2 जीरो इसमें 1 जीरो इसमें, तो टोटल यहाँ पे और 3 जीरो एक्स्ट्रा होगा। इस प्रकार 30,000 मेरा उत्तर प्राप्त हो गया। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो जाएगा 30,000। ठीक है, गुणनफल पूछा था तो जो पूछेगा उसी का हम जवाब देंगे। गुणनफल पूछे तो गुणनफल, अंतर पूछे तो अंतर, योगफल पूछे तो योगफल, इस प्रकार से बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 12 हम लोग देखेंगे कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 4 9 लिख दीजिए। इस प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल गई। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 100 हो जाएगा, यानी 1 पे 2 जीरो डाल देंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। पूछा क्या जा रहा है, योगफल पूछा रहा है। प्रश्न में योगफल पूछा जा रहा है। जोड़ दीजिए 9 का 9, यहाँ पे 9 9 1 10 के जीरो से लेकर 9 1 10। इस प्रकार हमारा उत्तर 10,099 प्राप्त हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 का। प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रश्न संख्या 13 में क्या है। प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है 26 और 26 शतांश को अंकों में लिखिए। 26 और 26 शतांश पूछा जा रहा है। ठीक है, 26 और 26 शतांश को अंकों में लिखिए। आपको पहले हम बताए थे दशांश क्या होता है, शतांश क्या होता है, सहस्त्रांश क्या होता है। दशांश जो होता है 1/10 कहा जाता है, शतांश जो कहा जाता है 1/100 कहा जाता है, जबकि सहस्त्रांश जो होता है 1/1000 के बराबर होता है। ये दशमलव के बाद में होता है। दशमलव के दाहिने तरफ ये सब होते हैं, जबकि दशमलव के बाएं तरफ जो हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 26 को, सबको अंक में लिखना, तो 26 का ये 26 हो गया, और यानी कि प्लस, ठीक है, और 26 शतांश, 26 शतांश का मतलब 26, शतांश का मतलब 1/100 होता है, तो यानी 26/100 हो जाएगा, क्योंकि 26 के साथ आया हुआ है तो 26 शतांश हो गया। तो इस प्रकार 26 प्लस, अब इस भिन्न को दशमलव के रूप में बदल दिया जाए तो कितना होगा, 0.26। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 26.26, 26.26। इस प्रकार से क्या हो गया, उत्तर प्राप्त हो गया। 26 शतांश और 26 और 26 शतांश को अंकों में लिखिए। ये आपका अंक में लिखा हुआ है। ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था, प्रश्न पूछा भी गया है। इस प्रकार से उत्तर प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कहा जा रहा है देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है कि 112 इकाई, देखिए यहाँ पे 112 इकाई प्लस 12,000, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पर 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर अंक दिया हुआ है, उसको पूछा है। तो सबसे पहले 112 इकाई और 12,000 को हम अंक में लिख लेते हैं। तो 12,000 यानी कि 12,000 ऐसे लिख लिया जाता है। 112 है, 112 इकाई के यानी कि 112, दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, 2 1 1 2 1, 12,112 प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी कि 12,112, देखिए यहाँ पे 12,112, ठीक है, 12,112 बराबर दिया हुआ है 11,012 प्लस डैश दहाई के रूप में। यहाँ पे खाली स्थान जो है उसके रूप में क्या होगा, तो उसको उसके जगह पे हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, दहाई के रूप में निकालना होगा। तो अब करेंगे क्या कि ये 11,012 को बाएं साइड में लाइए तो यानी माइनस में हो जाएगा, इसको इधर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि इसको अगर माइनस कर दिया जाए इधर लाकर, इस प्रकार से 0 0 1 2 में से 1 जाएगा तो 1 और ये कट जाएगा, यानी कि 1100 हमें प्राप्त हो गया। यानी कि अर्थ यहाँ पे क्या निकला, 1100। ठीक है, ये x इकाई बराबर, ठीक है, x दहाई बराबर है यहाँ पे
x दहाई बराबर 1100 प्राप्त हो गया। यानी कितने दहाई के बराबर, आपको पता होगा कि एक दहाई बराबर कितना होता है, 100 होता है, क्योंकि एक इकाई बराबर 10, एक दहाई बराबर 100। तो 1100 में कितने दहाई है, तो 1100 में 11 दहाई के बराबर है ये, क्योंकि 11 दहाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, 11 दहाई बराबर 1100। तो इस प्रकार ये खाली स्थान जो है यहाँ पर 11 भरा जाएगा। उत्तर दिया रहेगा प्रश्न में 4 ऑप्शन 10, 11, 12 इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया रहता है, तो वहां पे 11 उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 था। प्रश्न संख्या 14 के बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 14। देखिए 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस डॉट 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 दहाई। क्या होगा उस डॉट के जगह पर, ठीक है, रिक्त स्थान पर क्या होगा, तो लिखा हुआ 112 इकाई प्लस 12,000 यानी 12,112 हो जाएगा। यहाँ पे 12,112 उसका मतलब हो गया बराबर 11,012 प्लस डॉट 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 दहाई लिखा हुआ है। इकाई दहाई, दहाई का मतलब 2 अंकों वाली संख्या यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर आएगा कितने दहाई के बराबर वर्ग यहाँ पर रख लें तो दोनों तरफ ये जो बराबर हो जाएगा स्थिति, ठीक है। तो करेंगे क्या यहाँ पे हम कि सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि इसको हम 2 इकाई वाला के रूप में लिखते हैं, इसको माइनस कर दिया जाता है। तो इधर जाकर इधर माइनस होगा कितना हो जाएगा, यानी कि 12,112 यहाँ पे है और ये 11,012 है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के पश्चात कितना होगा, 0, 2 में से 2 जाएगा, 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और इसके बाद ये 1 है, 1 का 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो एक हो जाएगा और 1 का 1 कट जाएगा। इस प्रकार 1100 आया। 1100 बराबर कितना, डॉट 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 दहाई है तो इसको हम 10x मान लेते हैं, दहाई निकालना है तो, ठीक है। इस प्रकार से आपका 1 0 से 1 0 कट गया, इसलिए x बराबर 110 दहाई, यानी कि वहां पर जो भराएगा 110 दहाई होगा, यहाँ पर 110 दहाई हो जाएंगे, 110 दहाई। इस प्रकार से इकाई पूछे तो इकाई, दहाई पूछे तो दहाई आसानी से निकाला जा सकता है। प्रश्न संख्या 14 था। देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या है, प्रश्न संख्या 15 जो है कि यदि 603, ठीक है, 603 गुना 28, 603 गुना 28 बराबर 63 गुना 4 गुना डॉट डॉट डॉट, यानी कि उस डॉट के रिक्त के स्थान पर क्या होगा ज्ञात कर लीजिए। 603 गुना 28 बराबर 63 गुना 4 गुना डॉट, यानी कि x मान लीजिए, वहां पे क्या होगा x। अब करेंगे क्या, इसको हम कटा देंगे, कटा देने के पश्चात उत्तर प्राप्त हो गया। 4 से 28 जो कटेगा, 4 7 28, ये 7 से 63 का जगह 7 63। अब देखिए 9 से ही कट जाएगा, ठीक है, 9 छक 54, 9 छक 54, ठीक है, और 9 7 63, यानी कि x बराबर जो होगा 67 67 आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसके स्थान पर क्या आएगा, x के स्थान पर 67, इतना और इतना बराबर यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से उत्तर प्राप्त होगा। किसी भी तरह से प्रश्न पूछे आसानी से हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, प्रश्न संख्या 16 क्या है, प्रश्न संख्या 999 की पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या ज्ञात करें। पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या, 999 का पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, तो पहले क्या होगा 998 होगा। इस 998 का फिर परवर्ती पूछा, परवर्ती का मतलब फिर उसके आगे वाली संख्या, 998 के बाद क्या आता है 999। इस प्रकार इसका उत्तर 999 ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 999 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मैंने पहले, फिर उसी का फिर परवर्ती पूछ दे रहा है। पूर्व का मतलब पहले -1, पर का मतलब आगे, यानी कि परवर्ती मतलब +1 करना होता है। इस प्रकार आपका हो जाएगा क्या 999। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 17 देखिए, प्रश्न संख्या 17 क्या है, मोहन ने अपनी मां से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो गए हैं, तो धनराशि ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे शब्द में लिखा हुआ है, इसको हम लोग संख्या में लिखते हैं, अंक में लिखते हैं। 11,1111 रुपए टोटल धनराशि पूछा जा रहा है, यानी कि 11,000 इस तरह से लिख दिए, उसके बाद 1100 लिखना है, उसके बाद 11 रुपए लिखना था, 11 रुपए हो गए। सबको ऐड कर देते हैं, 1 1 1 1 1 2 1, इस प्रकार 12,111 आंसर प्राप्त हो गया, 12,111।
ये प्रश्न आया आता भी है, हमेशा आया भी हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इसी प्रकार आसानी से हम लोग बनाते हैं। 12,111 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 है। यह प्रश्न संख्या 18 जो है, प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। ठीक है, यानी कि संख्या हम लोग जो 1 से लेकर 100 तक लिखते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक जो हम संख्या लिखते हैं, इसमें 0 कितनी बार आता है, ये प्रश्न है। आसानी से बना सकते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक में एक भी 0 नहीं होता है, यानी कि 0 कौन कौन से अंक पर आएंगे। तो 0 आपको आएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 के बाद 100। इसी पे तो 0 आते हैं, सबका हम 0 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 2 0 है, 9 10 11, कुल आपका 11 0 होगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 0 कितनी बार आते हैं, तो 0 आपको 11 बार आते हैं। इसका उत्तर हम लोग 11 लिखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कि 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है। यानी कि देखिए यहाँ पे बीच नहीं पूछ रहा है, तक पूछा जा रहा है। 1 से लेकर 30 तक में, 1 से लेकर 30 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या आपको बताए थे, अभाज्य संख्या है यानी कि जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, एक होता है और स्वयं वही संख्या होता है अभाज्य संख्या के गुणनखंड में, जबकि भाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। अब 1 से लेकर 30 तक को हमको लिखना है, इसमें कौन कौन सी संख्या है और कितनी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले संख्या निकाल लीजिएगा, उसके बाद गिन लीजिएगा उतना संख्या होगा। एक जो होता है न भाज्य होता है न अभाज्य, इसी तरह से 1 हट जाएगा। अब बचेगा 2 भाज्य है, 2 अभाज्य है क्या, हाँ अभाज्य है, क्योंकि 2 का गुणनखंड सिर्फ है 2 ही होगा। 1 होगा खुद एक संख्या होगी 2 के बाद 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं, 21 भी नहीं, 22 नहीं, 23 हो जाएगा, 23, 24 का नहीं होगा, 25 नहीं, 26 का भी नहीं, 27 का भी नहीं हो जाएगा, उसके बाद 28 नहीं होगा, 29 होगा, 29 के बाद 31। यानी कि यही तो पूछा जा रहा है 1 से लेकर 30 तक में कितनी है, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपका आता है 10। इस प्रकार हम लोग देखें कि 1 से लेकर 30 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कुल आपकी अभाज्य संख्या जो होगी वह 10 होगी। यही आपका 10 गो आपका जो है 10 यही अंक हो जाता है। ठीक है, 10 संख्या होते हैं। इसी प्रकार कहीं से भी पूछा जा सकता है आपका 150 से लेकर 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, या ऐसे पूछ देगी 20 से लेकर 60 तक में कितनी भाज्य संख्या है, उसको गिन कर लीजिए। कितनी पूछेगा तो सबको गिनना पड़ता है, योग पूछेगा तो सबको जोड़ देंगे। यही अगर पूछेगा कि इसमें कितने अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात किए, तो इस प्रकार से हम लिख कर जोड़ लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, एक यहाँ पे अंक संख्या लिखा हुआ है दशमलव में 0.0159। ठीक है, में 1 के स्थानीय मान ज्ञात करें, यानी कि इस 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 1 का स्थानीय मान दशमलव के बाद कहा जा रहा है। तो बताए थे आपको, इधर तो चलते थे इकाई दहाई सैकड़ा हजार के बराबर, इधर क्या होता था, इधर आपका दशांश होता था, शतांश होता था, सहस्त्रांश होता था। तो दूसरा अंक पर है, यानी कि ये हो गया आपका दशांश, ये हो गया शतांश। शतांश का मतलब 1/100, यानी कि ये हो जाएगा 1/100। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 1/100, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0.01। जो भी उत्तर दिया रहेगा उस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा 0.01। ये आपका उत्तर हो गया प्रश्न संख्या 20 का। प्रश्न संख्या 21 है कि संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवा मान निकालें, यानी कि 49,532। इसका पूछा जा रहा है हजारवा में सन्निकट मान क्या होगा। 49,000 का सन्निकट मान क्या होगा,
49,532। तो देखिए यहाँ पे 532 यानी 500 से ज्यादा है, 500 या 500 से जब ज्यादा रहता है तो अगला हजार में यानी कि 50,000 में बदल जाता है। यही 500 से कम रहता है जैसे 420, 230 या फिर 460 तो यह 49 की 49,000 में रहता है, लेकिन यहाँ 500 से ज्यादा है अतः इसका सन्निकट मान जो होगा वह 50,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 49,532 का सन्निकट मान क्या होगा 50,000, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां है, उसने इनका 1/3 भाग अनीता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग अशोक को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी होगी? बनाइए आप लोग भी। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां, 5 दर्जन का मतलब क्या होता है? 5 दर्जन बराबर यानी 1 दर्जन बराबर आपका 12, 5 दर्जन बराबर 60। ठीक है, उसके बाद इसका रहा है कि इसमें इनका अनीता को दिया 1/3 भाग। ठीक है, अनीता को मिल रहा है 60 का 1/3 भाग, 3 दूनी 6 यानी कि 20 बार में तो 20 बच जाएगा अनीता को। अनिल को 2/5 भाग, अनिल को मिल रहा है 2/5 भाग, 12 बार में 12 दूने 24। उसके बाद अशोक को कितना दिया गया है? ये अशोक को दे रही है, ये सोनू दे रहा है कि अशोक को दिया है 1/12 भाग, 60 का 1/12 निकाल लीजिए, 12 5 60 यानी कि इधर हो जाएगा 5। कुल ऐड कर देते हैं तो कितना हो रहा है? 5 4 9 2 2 4 49 हुआ। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि सोनू को 49 दे दिया है तो सोनू के पास बची ट्रॉफियों की संख्या कितनी हुई? तो टोटल कितना था उसके पास? टोटल 60 था। इस 60 में से हम 49 को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, उसके पास शेष बची ट्रॉफिया होगी। 10 में से 9 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 11 ट्रॉफिया जो है उसके पास शेष बची हुई है सोनू के पास। इस प्रकार से 11 उत्तर प्राप्त हो गया, ये 11। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं, संख्याओं पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं और ये आए हुए भी प्रश्न हैं। आसानी से इस प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे और इसी तरह से हम लोग परीक्षा में भी बनाएंगे। 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर, एक गांव की कुल जनसंख्या दिया हुआ है। एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। इनमें से 29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष इसमें बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या ज्ञात करें। हमें बच्चों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पे कुल जनसंख्या दिया हुआ है 78,692, 78,000। इनमें से पुरुष कितने हैं? देखिए यहाँ पे पुरुष आपके हो जाएंगे, इसमें पुरुष दिया हुआ है 29,642, जबकि महिलाएं कितनी हैं? इनमें महिलाएं हैं 28,167, 28,167। इन दोनों को यदि ऐड करके, इन दोनों को जोड़कर यदि कुल जनसंख्या में से घटा लेंगे तो हमें शेष बच्चों की संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार इसको जोड़ देते हैं। 7 2 9, 6 4 10 की 0 80 1, 6 1 7 1 8, 9 8 17 के 87 1, 2 2 4 1 5, यानी कि 57,809 ये पुरुष और महिलाएं दोनों मिलाकर हैं। कुल जनसंख्या 78,692 है। तो बच्चों की संख्या क्या होगी? तो बच्चों की संख्या निकालने के लिए यानी कि बच्चे की संख्या कितनी हो जाएगी? 78,692 में से हम 57,809 को माइनस कर देंगे, बच्चे की संख्या निकल जाएगी। 12 में से 9 जाएगा तो 3, ये हो जाएगा आपका 8 का 8 हो जाएगा। 16 में से 8 घटेगा तो 8, 7 में से 7 घटेगा 0, 7 में से 5 घटेगा 2, 20,883। इस प्रकार उस गांव में 20,883 जो है वह बच्चों की संख्या निकल गई। इसी तरह से आसानी से प्रश्न बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 24 कहा जा रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है
और दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट देता है, तो उसने कितने रुपए वापस फिर उसे मिलेंगे, तो इसको निकालेंगे कुल कितना रुपया उसको देना पड़ा। तो एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, 1 दर्जन में 12 तो 1.5 दर्जन में कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो पेंसिल का कुल मूल्य निकाल लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा पेंसिल का कुल मूल्य कितना खरीद रहा है 1.5 दर्जन, यानी कि 18 खरीद रहा है, तो 18 गुना 2.5, क्योंकि इसलिए क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य का नाम है 2.5 रुपया। इस प्रकार गुना करेंगे तो कितना होगा 18 19 36 9 45, यानी कि ये हो जाएगा आपका 45 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2.5 से, तो आपका 45 हो जाएगा। और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दे देता है, 45 रुपए का खरीदा, 100 रुपए नोट दिया, तो कुल कितना बचा। इसके लिए क्या करेंगे हम 100 रुपए में से 45 को माइनस कर देंगे, 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 4 घटेगा 5, इस प्रकार उसे 55 रुपए वापस मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 55 रुपए। ठीक है, उस पेंसिल को मतलब अमित को 55 रुपए वापस मिलेंगे। इस प्रकार से 24 का उत्तर हो जाएगा 55। लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 25 नंबर प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग ने कुल 25 प्रश्नों को हल किए। देख रहे हैं 25वां प्रश्न कौन सा है। 25 प्रश्न कहा जा रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं। देखिए बहुत ही मजेदार ये प्रश्न है कि मैं 2 अंकों की एक संख्या हूं। ठीक है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, तो वह संख्या कौन सी होगी। ये अभी 2019 का परीक्षा हुआ था, उसे पूछा गया था यह प्रश्न। देखिए यहां पे ऑप्शन पहले लिख लिए जाए। इस प्रकार के प्रश्न ऑप्शन से बनाना काफी सरल हो जाता है। 13, 57, उसके बाद 23 और 35 ऑप्शन दिया है। देखिए कितना आसानी से ये बन जाएगा। मैं 2 अंकों की संख्या हूं, सभी संख्याएं 2-2 अंक की है, चलिए क्लियर है। उसके बाद इकाई के स्थान पर अंक और दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक अभाज्य संख्या, क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए पहला तो ऑप्शन ये कट जाएगा, क्योंकि एक जो है न भाज्य है न अभाज्य है। इसी प्रकार ये पहला तो होगा नहीं, क्योंकि एक है, हटा देंगे, इस चीज को ध्यान ही नहीं देना है। अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है, एक न भाज्य है न अभाज्य है। अच्छा, अब हम देखेंगे इसमें आगे कि दहाई के स्थान पर का अंक और इकाई का स्थान पर का अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। क्रमिक का मतलब लगातार में हो, 5 7 2 3 3 5, चलिए सब क्रमिक है, तीनों की संख्याएं क्रमिक चल रही है। आगे कंडीशन अभी और है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का योग यानी कि यदि इसको हम जोड़ देंगे, 7 और 5 को जोड़ते हैं तो 12 आता है, 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 2 5 आता है, 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 आता है। ठीक है, अंकों का योग हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 3 और 4 का वह गुणज है। अंकों का जो योग जो है 3 4 का गुणज है। अब इसमें से आप लोग बताइए, यहाँ पे 12 5 और 8, इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटता है 4 से भी कटता है। तो ये 12 ही एक ऐसा संख्या दिखाई दे रहा है कि 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ये नहीं कट सकता है, ये तो 4 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। अर्थात मेरा उत्तर जो होगा वह 57 होगा, 57। ये 57 जो है बी ऑप्शन में है, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आसानी से हम बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, ऑप्शन से बना सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में संख्या पद्धति पर आधारित 25 प्रश्नों को हल करें। ये 25 प्रश्न जो थे प्रीवियस ईयर में आए हुए ही प्रश्न थे। इस प्रश्न को बनाने के पश्चात आपकी जो तार्किक क्षमता जो होगी वह अधिक ही सुदृढ़ हो जाएगी, परीक्षा में बनाना काफी सरल हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके पश्चात उस पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।